चलिए बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन पूरा करने के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसके अंदर हमें वापस एनपीवी और पेबैक पीरियड वगैरह गिनने का मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी आईसीएआई का ही क्वेश्चन है, राइट। क्या गिनना है इसमें हमें? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर। मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूँ, सब लोग मेरे साथ रहिएगा। A company has to make a choice between two projects, namely A and B. The initial capital outlay of the two projects are rupees 1,35,000 and rupees 2,40,000 respectively for A and B. There will be no scrap value at the end of the life of both the project. So कोई scrap value नहीं है बच्चों. The opportunity cost of capital of the company is 16%. This 16% is opportunity cost, and that opportunity cost is same as your discount factor or discount rate. द एनुअल इनकम आर एज अंडर। देखिए ये एनुअल इनकम जो है वो हम मानेंगे कि एनुअल कैश फ्लो है, राइट। सो एनुअल कैश फ्लोज आपको दिए हैं। आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट ए के अंदर ईयर 1 में कोई भी कैश फ्लो नहीं है, जबकि प्रोजेक्ट बी में ईयर 1 से कैश फ्लो आ रहा है। देखिए 16% के ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे दिए हैं। अब एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको एग्जाम में या बुक में डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिए हो तो आपको उन्हीं डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज़ करना है। फिर आपको 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट में जाने की या 4 की जगह 3 डिजिट में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एज दे हैव गिवन 3 डिजिट फिगर, दे वांट अस टू टेक 3 डिजिट फिगर। You are required to calculate for the each project discounted payback period, profitability index and net present value. बहुत ही सिंपल है बच्चों। मैं इसके अंदर सबसे पहले टेबल बना देता हूं जिसमें मैं इन सब कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दूंगा। जैसे ही हमें डिस्काउंटेड वैल्यू मिल गई, फिर ये तीन चीज़ गिनना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। तो देखिए हमारा टेबल कैसे बनेगा। टेबल बनाऊंगा, एक बड़ा सा टेबल इस सवाल में एक साथ बना दूंगा जिससे मामला एकदम ही ईजी हो जाए। सबसे पहले मैं लिखूंगा टेबल के लिए ईयर्स लिखूंगा। सबसे पहले ईयर्स या ईयर, राइट। उसके बाद मैं लिखना चाहूँगा डिस्काउंट फैक्टर लिख दूंगा। डायरेक्ट पहले डिस्काउंट फैक्टर लिख देता हूँ जो मुझे दोनों में इस्तेमाल करने में काम आए, डिस्काउंट फैक्टर। फिर मैं लिखता हूँ कैश फ्लो ऑफ ए, उसको अलग अलग तरीके अलग अलग कलर से लिखेंगे। कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए लिख देता हूँ एंड फिर लिख दूंगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो ग्रीन कलर से जो भी लिखूंगा वो होगा प्रोजेक्ट ए के लिए। फिर मैं ऑरेंज कलर से अगर लिखूं तो वो मैं लिख दूंगा कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी, और उसके बाजू में आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे लेके आऊँगा? मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके लेके आऊँगा। अगर सिंप्लिसिटी के लिए इसमें अगर नंबर भी हम लिख दे तो बेटर रहेगा। जैसे इसको अगर मैं 1 नंबर दे देता हूँ, राइट। ये अगर हमारे लिए 2 हो गया तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी जो डिस्काउंट फैक्टर होंगे, राइट, जो डिस्काउंट फैक्टर होंगे उनसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैश फ्लो को, तो वो हो जाएगा 1 इंटू 2। ये कैश फ्लो जो बी का जो कैश फ्लो होगा प्रोजेक्ट बी का, उसे अगर मैं 3 नंबर दे दूं तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे आ जाएगा बच्चों? 1 इंटू 3 करने से डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर लिख देने से प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, और एग्जाम में जो पेपर चेकर है वो भी आराम से समझ पाता है कि आपने किस तरीके से पूरी वर्किंग्स को किया है। सो दिस इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस एज आई फील इट। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट अगर मुझे एनपीवी निकालना है तो मैं इसमें 0 ईयर से भी सीधी शुरुआत कर सकता हूं, या फर्स्ट ईयर से शुरुआत करना चाहूं तो भी चलेगा। चलिए अभी एक बार इसको फर्स्ट ईयर से ही शुरू करते हैं हम यहाँ पे। तो ईयर की कॉलम में मैं लिखना चाहूँगा 5 साल है तो 1 2 3 4 एंड 5। वैसे डिस्काउंट फैक्टर जो भी आपको दिए है सीधा उसे कॉपी कर देता हूँ। सो 0.862, 0.743, 0.641, 0.552 एंड 0.476, ये आपके डिस्काउंट फैक्टर आ गए। अब मैं लिखता हूँ कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए, तो उसे ग्रीन कलर से लिखते हैं। पहले साल में कैश फ्लो है ही नहीं तो डैश आ जाएगा। सेकेंड ईयर में कैश फ्लो की जो वैल्यू है वो 30,000 है। थर्ड ईयर में कैश फ्लो की वैल्यू है वो है 1,32,000। then we have a value of 84,000 and then we have again 84,000। तो देखिए ये हमारे कैश फ्लो की सभी वैल्यू भी आ गई।
अब मैं इसको डिस्काउंट करूंगा, उसके लिए क्या करूंगा, इसी डिस्काउंट फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। ये मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आती है। पहले में तो नेचुरली डैश ही आ जाएगा, कुछ नहीं है। दूसरे में 0.743 इंटू 30,000 करूंगा तो वो 22,290 आएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि इसी के साथ साथ टाइम बचाने के लिए क्यों ना मुझे क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर की भी, क्यूम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो की भी कॉलम बना देनी चाहिए। तो मैं वो कॉलम भी यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे यहाँ होगा क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो या क्यूम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो लिखना बेटर रहेगा। आई एम श्योर आप ये शॉर्ट समझ रहे हैं। क्यूम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ ए लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा क्यूम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ बी लिखूंगा, राइट। तो या चलो एक बार ग्रीन को ग्रीन से और ऑरेंज को ऑरेंज से ही लिखते तो बेटर रहेगा। पहला ग्रीन होगा क्यूम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ ए लिखूंगा एंड दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कलर को मेंटेन रखने से क्लैरिटी रहेगी, क्यूम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ बी प्रोजेक्ट लिखूंगा। क्या क्यूम्युलेटिव साथ साथ में कर लेना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। पहले में डैश आएगा, फिर आ जाएगा 22,290 का फिगर, राइट। तो ये हमारा पहला फिगर तो आ जाता है। दूसरा डिस्काउंट करता हूँ, 1,32,000 इंटू 641, सो दिस फिगर इज 84,612 और इसी का अगर मैं क्यूमुलेटिव कर दूं तो वो हो जाएगा 1,06,902। सिंपल मैं m प्लस m माइनस का यूज करके ही चीजें कर रहा हूँ। फिर करता हूँ 84,000 इंटू 0.552, ये जो आ जाएगा वो डिस्काउंटेड आ जाएगा 46,368 और अगर इसका टोटल करके क्यूमुलेट करूं तो वो हो जाएगा 1,53,270। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। अब 84,000 इंटू 0.476 करूंगा तो इसका डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगा 39,984 और वैसे ही अगर मैं इसे क्यूमुलेट करूंगा सो दिस इज गोइंग टू बी 1,93,254। इसे एक बात तो तय हो गई कि हमें इसका जो टोटल मिल गया सिग्मा DCF का जो टोटल मिल गया वो होगा 1,92,254। सो दिस इज सो इजी। देखिए मैंने प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो को डिस्काउंट भी कर दिया और साथ साथ में उसका क्यूम्युलेटिव जो मुझे कैश फ्लो लाना था वो भी मैं लेके आ गया। चलिए अब मुझे बढ़ना है आगे और देखना है कि आंसर इसके अंदर क्या आता है। पहले कैश फ्लो ऑफ बी लिख देता हूं, इसके लिए ऑरेंज कलर की पेन का इस्तेमाल करेंगे। कैश फ्लो ऑफ बी अगर मैं लिखूं तो पहले साल में 60,000 का कैश फ्लो है एंड देन द कैश फ्लो इज गिवन एज 84,000। फिर जो कैश फ्लो है वो 96,000 का कैश फ्लो है। देन द कैश फ्लो इज गिवन एज 1,02,000 एंड उसके बाद एक कैश फ्लो जो दिया है वो 90,000 का कैश फ्लो दिया है। अब यही वापस कैश फ्लो को ये डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी मिल जाएगा। चलिए डिस्काउंट भी करते हैं, साथ साथ में क्यूमुलेट भी करते जाएंगे। 0.862 इंटू 60,000 ये आ जाएगा 51,720 और इसमें भी लिखना पड़ेगा 51,720। दूसरा डिस्काउंट करूं 84,000 इंटू 0.743 तो ये आ जाएगा 62,412 और उसी को अगर मैं प्लस कर दूं तो हो जाएगा 1,14,132, राइट। फिर 96,000 इंटू 0.641 करूंगा तो ये फिगर आ जाता है 61,536 और उसे ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 1,75,668। 1,02,000 का फिगर है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.552 से तो ये फिगर आ जाएगा 56,304 का फिगर और उसी को मैं m प्लस में डाल दूंगा, राइट। 56,304 का फिगर तो ये टोटल हो जाएगा 2,31,972। अब लास्ट फिगर बाकी है बच्चों, 90,000 इंटू 0.476 ये फिगर आ जाएगा 42,840 और उसी का क्यूमुलेट कर दूंगा तो टोटल हो जाएगा 2,74,812। तो हमारा जो इसका सिग्मा DCF आ जाएगा टोटल करके वो भी 2,74,812 हमारा फिगर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हमने कितनी जल्दी एक अच्छा सा टेबल बना दिया। आई एम श्योर आपको टेबल बनाने का तरीका समझ में आया होगा और अब ये टेबल आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगता होगा।
पूरा आइडिया आ रहा है कि टेबल में क्या लिखा, कितनी जल्दी हमने डिस्काउंट भी किया और साथ साथ में हमने उसका क्यूमुलेट भी कितनी जल्दी कर दिया। ये एक बार फिगर्स हमारे पास आ गए, अब बच्चों हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं क्या करना चाहता हूं, पहले अगर देखूं तो सबसे पहले मेरा मन है कि मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को निकालूं। जैसे आप देखेंगे तो क्यूमुलेटिव के अंदर पहले प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,35,000 का इन्वेस्टमेंट था। इफ यू सी द क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ ए, तो ये आपका फिगर जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में आता है। कहीं ना कहीं देखिए, आप थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में 1,35,000 आता है, तो लगा देते वही सिंपल सा लीनियर इंटरपोलेशन ग्रीन कलर से ही। तो पे बैक पीरियड, या इसको मैं लिखूंगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, राइट, बिकॉज इट इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। जहां पे जगह है वहां अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। डिस्काउंटेड पे बैक ऑफ प्रोजेक्ट ए कैसे आएगा बच्चों, 3 साल प्लस हमें पहुंचना था 1,35,000 तक, और हम पहुंचे कहां तक, हम पहुंचे 1,06,902 तक। लेकिन और एक साल आगे गए तो हमने जो जंप लगा दिया, वो कितना जंप लगाया बच्चों, आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। 1,53,270 माइनस 1,06,902। आप चाहे तो डायरेक्ट ये 46,368 का फिगर भी उठा सकते हो। इनटू दोनों साल के बीच में डिफरेंस 1 ही है तो 1 लिखूंगा। सो देखिए ये मेरा आंसर क्या आता है। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूं, आप कैलसी पे पूरा m प्लस m माइनस बटन का अगर यूज़ करोगे तो आराम से इसे एक झटके में सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, राइट। तो आप अपने हिसाब से इसे सॉल्व कीजिए। मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो मुझे जो मिल रहा है वो 0.60 या 0.61 मिल रहा है। यानी कि पहला का जो पेबैक पीरियड मेरा यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 3.61 ईयर्स। क्या आ रहा है बच्चों, 3.61 ईयर्स। दिस इज माय डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट ए। आई एम श्योर आपको बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलिए अब निकालता हूं मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट बी। तो डिस्काउंटेड पेबैक फॉर प्रोजेक्ट बी अगर निकालना है तो उसके लिए आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की कॉलम देखिए, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो की कॉलम देखिए। आप देखेंगे तो हमें 2,40,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करना है। कितना, 2,40,000 का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2,40,000 का फिगर जो कवर होगा वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 4 और 5 साल के बीच में हो रहा है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4+, राइट। मुझे कहाँ तक पहुँचना था, 2,40,000 तक मुझे पहुँचना था। मैं कहाँ तक पहुँच चुका था, इसके 4th ईयर में मैं पहुंच चुका था 2,31,972 तक, यहाँ तक पहुंच चुका था। लेकिन डिस्टेंस जो कवर किया वो मैंने कितना कवर कर लिया, 2,74,812 माइनस 2,31,972, इतना डिफरेंस मैंने कवर कर लिया। तो फटाफट इसको सॉल्व करके लाते हैं आंसर क्या आता है बच्चों, 2,40,000 माइनस 231,972 and 2,74,812 माइनस 231,972। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चों 0.18 या 19 आ रहा है, यानी कि 4.19 ईयर्स। ये आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इट। देखिए दोनों का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कितनी आराम से हमें मिल जाता है। अब मुझे इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा और नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिनना है। तो उसके लिए हमें एक नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए एक नया पेज ऐड करके सबसे पहले मैं गिनना चाहता हूं नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसका एक ही बार फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला के एक ही बार लिखना पड़ेगा हमें, तो आप एक बार फॉर्मूला लिख दो और फिर उसके नीचे वर्किंग दिखा दो। एग्जाम में हर बार फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिखना ये मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग या तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा बच्चों। सो एनपीवी क्या आएगा, एनपीवी का फॉर्मूला है सिग्मा डीसीएफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कलर को मेंटेन रखते हुए चलिए एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए गिनते हैं। उसका सिग्मा डीसीएफ क्या था बच्चों, तो अगर आप पीछे वाले पेज में जाएंगे तो 1,93,254 का सिग्मा डीसीएफ है, तो लिखूंगा 1,93,254 और उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो यही सवाल से मिल जाएगा, दैट इज 1,35,000 रुपीज।
तो आप देखिए इसका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ 1,35,193,254 का, तो 58,254 ये हमारा पॉजिटिव एनपीवी आ जाता है प्रोजेक्ट ए का एनपीवी। अगर मैं प्रोजेक्ट बी के एनपीवी की बात करूं तो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी निकालते हैं, उसके लिए हमें उसका लाना पड़ेगा सिग्मा डीसीएफ। देखिए पीछे वाले पेज में 2,74,812 का फिगर है, 274,812, तो लिखता हूं 2,74,812 का फिगर, उसमें से माइनस करना पड़ेगा इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, दैट वाज ₹2,40,000। तो यहाँ तो ऐसे बिना कैलसी के पता चलता है कि 34,812 का आपका एनपीवी आने वाला है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों ही प्रोजेक्ट का हमें एनपीवी यहाँ पे मिल जाता है। अब एनपीवी अगर मिला है तो इसके बाद पीआई भी 2 मिनट में मिल जाएगा। आई एम श्योर बच्चों आपको एनपीवी की बात समझ में आई होगी। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। और अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें ये हमारा एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन हो गया। और अब सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो उसे हम यहीं पे गिन लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन और लिख देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेचुरली एनपीवी पहले मिल जाए तो काम अच्छा होता है, तो सिग्मा डीसीएफ डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके आएगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चलिए वापस ग्रीन कलर उठाते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट ए निकालना है। देखिए सिग्मा डीसीएफ का फिगर यहीं से मिल जाएगा 1,93,254 एंड उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फिगर भी आराम से मिल गया 1,35,000। चलो इसे डिवाइड करके देखते हैं कि सिग्मा क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फिगर आता है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फिगर आ जाता है 1.4315। ये हमारा पहले का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। वैसे ही निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर प्रोजेक्ट बी। देखिए प्रोजेक्ट बी के लिए हमें सिग्मा डीसीएफ यहीं से मिल जाएगा, वो है 2,74,812 और उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2,40,000 से, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। तो इससे भी ये पता चलता है कि अगर आपने 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1 रुपये के ऊपर आपकी कमाई कितनी है। तो इट इज़ 1.1451, ये मेरा आंसर आता है। देख लीजिए दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो आई एम श्योर कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि कैसे निकालते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, कैसे निकालते हैं एनपीवी और कैसे आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एक बार अगर वापस देखिए तो हमने जो पहले टेबल बनाया था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी क्रूशियल मैटर। टेबल अगर आप इतना अच्छे तरीके से बना सकते हो तो फिर आपको बाकी कोई भी चीज़ गिनने में मेरे हिसाब से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब गिनेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही हमारा फंडा और क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। PQR लिमिटेड या PQR कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू सिलेक्ट अ मशीन आउट ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन्स। बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? अगर आप एक मशीन को चूज करते हो तो आप दूसरे मशीन को चूज नहीं कर सकते, और दूसरे मशीन को चूज कर सकते हो तो पहले मशीन को चूज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट दोनों ही मशीन में से आपको सिर्फ कोई भी एक मशीन को चूज करना है, राइट। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, राइट। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है बच्चों? 30% है। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ द मशीन्स इज एज फॉलोज। ये बाकी की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है दोनों ही मशीन के बारे में। कॉस्ट ऑफ द मशीन दे दिया है दोनों का 15 लाख और 20 लाख। एक्सपेक्टेड लाइफ है दोनों की 5 साल है। एनुअल इनकम ये लिखा है बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें से अभी डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, इसमें से अभी टैक्स भी माइनस होगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में कैश फ्लो दिया नहीं है, हमें कैश फ्लो को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत मजा आएगा इसमें। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस,
बोलो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। साथ साथ में आपको ये दे दिया गया है द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 एट 12% आर एज फॉलोज। देखिए हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% था और उसी 12% पे हमको जो डिस्काउंट फैक्टर चाहिए वो डिस्काउंट फैक्टर इन्होंने पहले से गिन के हमें दे दिए हैं। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी होने वाला है, बट इसका जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कैश फ्लो। देखो दोनों का मैं कैश फ्लो यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, एक एक टेबल में ही दोनों का कैश फ्लो लाने की ट्राई करूंगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी आईएमपी और इन इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट। आप इसका हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, स्टेटमेंट शोइंग प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो या स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो, ऐसा कुछ भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए मैं पहले ये लिखूंगा एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा पहले तो मशीन 1 एंड मशीन 2 ऐसा लिख देते हैं और फिर यहाँ से शुरू करूँ, ये हो जाएगा अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन। देखो इंटरेस्ट कहीं पे नहीं है तो मैं डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं लिखूंगा, मैं खाली क्या लिख दूंगा, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्या लिख दूंगा बच्चों, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें पहले वाले का जो फिगर है वो 6,25,000 रुपीज आएगा एंड दूसरे का फिगर आ जाएगा 8,75,000। चलिए इतना तो मामला क्लियर हो रहा है। उसके बाद मैं माइनस क्या करूंगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा और डेप्रिसिएशन का छोटा सा वर्किंग नोट नंबर 1 करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एसएलएम मेथड है तो आप जानते हो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एन करके आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो स्क्रैप वैल्यू के बारे में तो कहीं कुछ बोला नहीं है, मतलब इस मशीन की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अगर मैं मशीन 1 का डेप्रिसिएशन D1 के नाम से गिनूँ तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 15 लाख का कॉस्ट आएगा। इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो वो लिखूंगा नहीं एंड डिवाइड बाय करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल, तो डेप्रिसिएशन का फिगर आ जाएगा यहाँ पे 3 लाख। दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 2 में गिनूँ तो उसमें 20 लाख रुपीस का आपका कॉस्ट आएगा, स्क्रैप वैल्यू 0 है और लाइफ ऑफ द मशीन इसमें भी 5 आ जाएगा। सो दैट गिव्स यू 4 लाख as the depreciation figure. I am sure this is so easy for you to understand. तो चलिए इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा सबसे पहले डेप्रिसिएशन विच विल बी 3 लाख इन केस ऑफ मशीन 1 एंड वो सेम हो जाएगा 4 लाख इन केस ऑफ मशीन 2। अब जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। यहाँ पे जो मिलेगा वो है अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसका फिगर अगर मैं देखूँ तो पहला फिगर आ जाएगा 3,25,000 का एंड दूसरा फिगर आ जाएगा 4,75,000 का। इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, नेचुरली इसमें से माइनस होगा टैक्स। तो टैक्स का जो परसेंटेज है वो आपको दिया है 30%। तो 3,25,000 का अगर आप 3,25,000 का अगर आप 30% करोगे तो वो आएगा 97,500। प्लीज़ इसे अच्छी तरह आप गिनते जाना। और 4,75,000 का अगर 30% करोगे तो वो आएगा 1,42,500। इसे जैसे ही माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, यू विल गेट योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो पहले में जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा दैट विल बी 2,27,500 एंड दूसरे में जो अर्निंग्स आपका आएगा वो आप माइनस करके देख लो 3,32,500 का फिगर आएगा। तो मुझे लगता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स तक पहुंचने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या करेंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन देखो पहले माइनस हुआ है। जो डेप्रिसिएशन पहले माइनस हुआ है उसी डेप्रिसिएशन को अब आपको वापस एड बैक करना पड़ेगा। ये आपको याद रहे इसलिए ग्रीन कलर से लिखता हूं, डेप्रिसिएशन मुझे इसमें 3 लाख का ऐड करना पड़ेगा। नॉन कैश होने की वजह से वो एडबैक करना ज़रूरी हो जाता है और इसमें 4 लाख एडबैक करना पड़ेगा। अब जो बच्चों आपको मिलेगा वो आपका कैश फ्लो है। तो देखेंगे तो पहले मशीन से कैश फ्लो मिलता है 5,27,500 का और दूसरे मशीन से जो कैश फ्लो मिला है वो है 7,32,500 का। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको मिल गई ना तो आपका काम अब आराम से आसानी से होगा। मैंने कहा था
कि सवाल में हमेशा कैश फ्लो आपको गिन के दे देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको खुद भी अपने हिसाब से कैश फ्लो की काउंटिंग करना पड़े, ऐसा हो सकता है, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बट आई एम श्योर आपको ये कैश फ्लो की काउंटिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी लगी होगी। कम से कम एक बात तो अच्छी है बच्चों कि पाँचों 5 साल का जो कैश फ्लो है ना वो सेम है। तो अगर हम क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर का भी एक बार इस्तेमाल करेंगे ना, तो एनपीवी का तो काम हो जाएगा। वैसे एक बात है, हमें यहाँ पे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी निकालना है, और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए हमको कंपल्सरीली उसको अलग अलग डिस्काउंट ही करना पड़ेगा, तभी जाके हम वो क्यूमुलेटिव कर पाएंगे। आई एम श्योर आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए कैश फ्लो आ चुका है, मुझे लगता है मुझे दूसरे ही पेज पे चले जाना चाहिए, और दूसरे पेज पे जाके सबसे पहले वो क्यूमुलेशन वाला और डिस्काउंट वाला टेबल बना देना चाहिए। वो टेबल बनते ही मेरा काम एकदम आसानी से हो जाएगा। एक नया पेज ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। नीचे ही एक टेबल बना देता हूँ। तो मैं पहले लिखूंगा, सबसे पहले ये सेम टेबल बनेगा जैसे हमने आगे बनाया था। इट इज़ गोइंग टू बी ए गुड प्रैक्टिस फॉर यू। सबसे पहले ईयर लिखूंगा, ईयर के बाद हम लिख देंगे डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ नेचुरली 12% आ जाएंगे वो। उसके बाद वापस ग्रीन कलर ले लेता हूँ और मैं लिखूंगा कैश फ्लो ऑफ मशीन 1, तो मैं इसको CF1 लिख देता हूँ। उसके बाद लिखूंगा मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ मशीन 1, और इस बार साथ साथ ही लिख देते हैं क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ मशीन 1। बाजू में ऑरेंज कलर ले लेते हैं और लिखते हैं कैश फ्लो ऑफ मशीन 2, फिर आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ मशीन 2, एंड फाइनली क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ मशीन 2। इतनी चीज़ें हमको फटाफट लेके आनी है। तो अब इस बार स्पीड में काम करेंगे बच्चों। ईयर में आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। डिस्काउंट फैक्टर जो बुक में दिए है वही ले लेता हूँ मैं, ये सब में जो दिए है 0.893, 0.797, 0.712, देन आ जाएगा 0.636 एंड 0.567। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंट का फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद कैश फ्लो 1 हमें लिखना है। अच्छा, वो नंबर वाली बात भी अगर करूँ तो इसे मैं अगर 1 कह दूँ, कैश फ्लो को अगर 2 कह देता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 into 1, जिससे डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा। इस कैश फ्लो को अगर मैं 3 नाम दे दूँ, और तो ये हमारे लिए हो जाएगा 1 into 3 और 3 into 1। ऐसा लिखने से एग्जाम में पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपने किस तरीके से ये चीज़ काउंट की है। चलिए कैश फ्लो 1 लिख देता हूँ, दैट विल बी बाय ग्रीन कलर। करना क्या है सर, एक जैसा ही तो कैश फ्लो है, तो आगे के पेज से कैश फ्लो लेके आते हैं 5,27,500। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, 5,27,500 को मुझे हर जगह कॉपी करना पड़ेगा। आप कहोगे सर सेम कैश फ्लो है, क्यूमुलेटिव से क्यों शॉर्टकट से नहीं किया? अरे मैं शॉर्टकट से ही कर देता, लेकिन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो गिनने के लिए बोला है ना, दैट इज गोइंग टू बी ए प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए मुझे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो चाहिए, और उसके लिए अलग अलग डिस्काउंटेड कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते जाता हूँ और बाकी कॉलम भरता हूँ मैं। 5,27,500 इंटू 5,27,500 इंटू 0.893, तो ये जो फिगर आता है मेरा बच्चों वो है 4 लाख। मैं इसको राउंड फिगर करता जाऊंगा, पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, राउंड फिगर अलाउड है। 4,71,058, एक्चुअली 57.5 आ रहा है, लेकिन राउंड फिगर अलाउड है तो मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ। इसको अगर मैं वापस एक बार दूसरे डिस्काउंट फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करूं, तो ये फिगर आ जाएगा 4,20,418, 4,20,418। अच्छा, हमें ये भी जो लिखना था इसका क्यूमुलेटिव, ये हो जाएगा 8,91,476 होगा, और ऊपर सेम टू सेम ही रहेगा 4,71,058। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। आप चाहे तो पहले सब डिस्काउंटेड वैल्यू भी लिख सकते हो और फिर उसका क्यूमुलेट करोगे तो भी चलेगा। चलिए ना पहले डिस्काउंटेड वैल्यू ही लिखते हैं, थोड़ा और लेस क्लमजी हो जाएगा। 5,27,500, सो दिस इज 3,75,580। उसके बाद और अगर एक देखें तो वो हमारा फिगर जो आना चाहिए वो फिगर आ जाएगा 3,35,490। और वैसे ही अगर आखिरी वाला फिगर में निकालूं
तो वो हो जाएगा 2,99,093। देखिए सभी के सभी फिगर आ रहे हैं, उसका क्यूमुलेटिव करता जाऊंगा। 891,476 प्लस 375,580, तो ये जो मुझे मिलेगा डेट विल बी 12,67,056 मिलेगा। प्लस इसमें कर दूंगा 3,35,490। सो दिस फिगर इज गोइंग टू बी 16,02,546 आएगा। प्लस कर दूंगा 2,99,093। सो दिस इज लास्ट फिगर इज 19,01,639। तो ये आपका क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी आ गया। इससे एक बात पता चल गई कि ये सभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का जो टोटल होगा वो होगा 19,01,639। तो प्रोसीजर थोड़ी लंबी और क्लमजी लगती है बच्चों, बट अगर आप पीसफुल माइंड से अगर इसे करते जाए ना, तो मुझे लगता है कि आपके लिए कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं होगी। यस, आपको एक पीसफुल माइंड रखना पड़ेगा और पीसफुल माइंड से इस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए दूसरे फिगर लिखते हैं। तो जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो तो हमको आगे से लेके आना पड़ेगा। जो कैश फ्लो हमारा आया था वो था 7,32,500 का फिगर। तो मैं यहाँ पे हर जगह मुझे कॉपी करना पड़ेगा 7,32,500। काश ये डिस्काउंटेड पेबैक नहीं गिनना होता ना बच्चों, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता, शॉर्टकट से ही कर लेते। बट ये डिस्काउंटेड पेबैक ने हमको तकलीफ में डाला है, क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक के लिए हमें कंपलसरी क्यूमुलेट फिगर चाहिए ही चाहिए। चलिए अब डिस्काउंटेड फिगर एक बार फटाफट लेके आते हैं। तो 7,32,500 इंटू 0.893 करने से आ जाएगा 6,54,123। राइट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट इट डाउन एज फास्ट एज पॉसिबल। आप सिर्फ ध्यान देते रहिए। दूसरा फिगर आ जाएगा, अभी कैलसी पे वैसे मेरे साथ साथ गिनते जाइए, 5,83,803। उसके बाद 0.712 मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 5,21,540। 0.636 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 4,65,870। एंड 0.567 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 4,15,328। देखिए सभी फिगर आ गए। फटाफट इसका क्यूमुलेटिव भी करना हमको शुरू करना पड़ेगा। तो पहला आ जाएगा 6,54,123। उसमें ऐड करता हूँ 583,803। तो ये फिगर आ जाएगा 12,37,926। उसमें प्लस करता हूँ 521,540। तो ये फिगर आ जाएगा 17,59,466। राइट, इसमें प्लस करता हूँ 465,870। तो वो फिगर आ जाएगा 22,25,336। बिना किसी गलती के ये चीज़ करने में बहुत फोकस लगता है बच्चों, तो आप फोकस रखना और काम करना। 26,40,664। तो ये देखिए बच्चों, आपके सभी के सभी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो भी आ गए। अ वेरी वेरी डिटेल्ड प्रोसीजर, समटाइम फील्स दैट वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, बट आई एम श्योर कि एक बार अगर समझ गए ना, तो फिर ये करना आपके लिए खेल जैसा हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी तो लगता है, लेकिन देखिए कितने सारे फिगर्स हम कितने अच्छे तरीके से लेके आ गए हैं। अब मुझे ये तो पता चल गया कि इसका जो टोटल होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, वो होगा 26,40,664। ये हो जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल। आई एम श्योर अब बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब मुझे गिनना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो चलिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में पहले मशीन का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 15 लाख था। 15 लाख अगर आप एक क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर की कॉलम में देखेंगे ना, तो 3 और 4 ईयर के कहीं बीच में कवर हो रहा है। लगा देते सीधा सा फॉर्मूला ग्रीन कलर से। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ऑफ मशीन 1 अगर मैं करूं तो वो आ जाएगा, थर्ड ईयर में मैं था, प्लस मुझे जो कवर करना था वो 15 लाख तक का डिस्टेंस कवर करना था, और मैंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। मैंने ये अगर थर्ड ईयर की बात करूं क्यूमुलेटिव में,
तो 12,67,056 का डिस्टेंस कवर कर लिया। और जैसे ही मैं एक साल आगे बढ़ा, इस बार मैं डायरेक्ट ये फिगर लिख दूंगा। एक साल में मैंने ये वाला फिगर देखिए 3,35,490 का फिगर मैं डायरेक्ट ले लूंगा। 3,35,490, अगर आप डिफरेंस से गिनोगे तो भी ये सेम ही आएगा। ये पूरा का पूरा सॉल्व करके मुझे आंसर लाना है 15 लाख माइनस 12,67,056 डिवाइड बाई 335,490, तो ये 0.69 आता है। तो मैं कहूँगा कि 3.69 ईयर्स ये हमारे पहले वाले का हो जाता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, 3.69 ईयर्स। अब गिनते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड दूसरे वाले का, मशीन 2 का। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ऑफ मशीन 2, उसके अगर क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यहाँ पे मुझे सी लिखना चाहिए, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो की कॉलम देखेंगे तो 20 लाख रुपया जो आपको इकट्ठा करना है, यू हैव टू कलेक्ट 20 लाख इन ऑर्डर टू गेट योर मनी बैक फ्रॉम द प्रोजेक्ट। देन दैट 20 लाख इज गेटिंग बैक बिटवीन द ईयर 3 and 4, इन दोनों के बीच में वापिस आता है। सेम लगा देते 3 प्लस, मुझे पहुंचना था 20 लैक्स तक, मैं पहुंच पाया 17,59,466 तक। डिवाइड में इसे करूंगा कि मैंने एक साल में वैसे कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो 4,65,870 का डिस्टेंस कवर किया था। अच्छा, वो इंटू 1 अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे कि इंटू 1 लिखना से 1 लिख सकता हूँ इंटू, और यहाँ पे भी इंटू 1 में लिख सकता हूँ, वो कुछ नहीं है, डिफरेंस ऑफ द ईयर है, ना लिखो तो भी चलता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 20 लैक्स माइनस 17,59,466 ये आया। इसको डिवाइड करूंगा 465,870 से, तो 0.5163 आता है। सो मैं इसे सिंपली 3.52 ईयर्स है ऐसा लिख सकता हूँ, 3.52 ईयर्स। ये मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड दूसरे का भी बच्चों आंसर आ जाता है। तो देखिए कितने आराम से हमने टेबल बनाया और हमने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का आंसर यहाँ पे लाया। इसके बाद अभी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड पेबैक की हमें जरूरत, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें गिनना है, ये आराम से आ जाएगा। एक और पेज इसमें ऐड करते हैं, राइट, और फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें पहले पेज पे हमने क्या किया था, मैं आपको बता दूं। पहले पेज पे हमने कैश फ्लो फाइंड आउट किया था। ये थोड़ा सा बड़ा सा सवाल है, बट इस सवाल से आपको कैपिटल बजटिंग के हर तरह के सिंपल मेजर के बारे में आइडिया आ रहा है बच्चों, राइट। फिर हमने दूसरे पेज पे जो किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे पेज में हमने क्या किया था, लंबा सा टेबल बनाया क्योंकि डिस्काउंटेड पेबैक था, करना ज़रूरी था, और फिर हमने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड गिना। और अब मैं एनपीवी गिनने वाला हूँ, कलर कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखूंगा और एक पेज ऐड करता हूँ और एनपीवी गिनने की कोशिश करूंगा। तो देखिए बच्चों, एनपीवी का पहले फॉर्मूला एक ही बार लिख देता हूँ। एनपीवी हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। मैं लिखूंगा एनपीवी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों याद करो, एनपीवी होता है समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो सिग्मा डीसीएफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सिग्मा डीसीएफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपका एनपीवी का फॉर्मूला है। अब मैं अगर ग्रीन कलर ले लूं तो मुझे एनपीवी ऑफ मशीन 1 निकालनी है, मुझे उसका सिग्मा डीसीएफ चाहिए जो पीछे से मिलेगा, वो पेज पे है 19,01,639। तो लिखूंगा 19,01,639, ये आ गया मेरा सिग्मा डीसीएफ। इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 15 लैक्स का था उसे मैं माइनस करूंगा, तो मुझे जो मेरा एनपीवी का फिगर मिलेगा बच्चों, वो फिगर मिल जाएगा 4,01,639। तो देखिए मेरी पहली एनपीवी का फिगर आ गया 4,01,639। चलिए वैसे ही अब एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट 2 निकालते हैं। तो एनपीवी ऑफ मशीन 2 या प्रोजेक्ट 2 कैसे निकलेगा, उसका भी मुझे सिग्मा डीसीएफ लाना पड़ेगा, जो कि है 26,40,664। सो 26,40,664 का सिग्मा डीसीएफ टेबल से आ गया, और उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था बच्चों वो 20 लैक्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, इक्वल टू करूंगा तो 6,40,664 की आपको दूसरी एनपीवी मिलती है। देखिए दोनों की एनपीवी भी आ जाती है।
और अब तीसरा जो मुझे पॉइंट सॉल्व करना है वो सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पॉइंट है, वो भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन देखो हम इसको अगर शांति से करते, पेशेंस चाहिए इस चैप्टर में, अगर पेशेंस से हम करते हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल हमारे हाथ में ही है बच्चों। तो चलिए मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखता हूं, वो होता है सिग्मा DCF डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलिए अब मैं निकालता हूं पहले वाले का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो ये हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मशीन 1। बोले बच्चों सिग्मा DCF कितना था, नीचे से ही मिल जाएगा, 19,01,639 का सिग्मा DCF था, डिवाइडेड बाय जो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, वो मैं अगर लिख दूं, एक मिनट इसे मुझे प्रॉपर बनाना पड़ेगा, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो के 15 लाख आएगा, तो 15 लाख रुपीस का मैंने लिख दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा मुझे मिल जाएगा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो इसमें आता है वो आता है बच्चों 1.267। दिस इज माय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मशीन 1। चलिए अब निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मशीन 2। तो PI2 जो निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मशीन 2, वो कैसे आएगा, तो सिग्मा DCF हमको लाना पड़ेगा, वो है 26,40,664, राइट, ये हमारा सिग्मा DCF है, और उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, यानी कि मुझे इसको 20 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जैसे ही मैं करूँगा 26,40,664 और डिवाइड बाय करूँगा मैं 20 लाख, राइट, तो मेरा जो फिगर आएगा वो आ जाएगा 1.3203। तो बच्चों ये मेरा आ गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 2। तो देखिए दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे गिन लिया है। आई एम श्योर तीन चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हाउ टू कंप्यूट द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हम चाहे तो यहाँ पे ऐसे नंबर 1 लिख सकते हैं। देन हाउ टू कंप्यूट NPV, एंड देन हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बच्चों मेन चीज़ अगर कुछ क्वेश्चन में है ना तो ये टेबल है, अगर आप ये टेबल अच्छी तरह बना सकते हो, और दूसरी एक IMP चीज़ ये कैश फ्लो, अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से लेके आ सकते हो तो आई एम डैम श्योर आपको पूरा का पूरा सवाल खत्म करने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5।